सुप्रभात बच्चों। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए सेकेंड ईयर के लिए विषय राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संघीय कार्यपालिका शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पद पर जो उसका निर्वाचन, कार्यकाल इत्यादि बिंदु हैं, उसकी हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णित है और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत में राष्ट्रपति को संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है। राष्ट्रपति शब्द हम जो काम में लेते हैं वो अमेरिकी संविधान की तरह है, परंतु अमेरिका का जो संविधान है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला है, जहाँ पर राष्ट्रपति संवैधानिक और वास्तविक प्रधान है, जबकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, जहाँ पर कार्यपालिका दो प्रकार की है, औपचारिक कार्यपालिका या नाममात्री कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। भारत के संविधान में ये कहा गया है, जैसा कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो जो एक सक्रिय राष्ट्रपति की बात करने वाले जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ स्वयं शब्द यूज हुआ है, यानी राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं भी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के माध्यम से अपने कार्यों को अंजाम देता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में वर्णित है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन सदस्य होते हैं। तो इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन के बाद केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्यों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत होते हैं या राज्यपालों द्वारा विधानसभा मनोनीत किए जाते हैं, जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसलिए ये व्यवस्था संविधान में की गई है ताकि किसी प्रकार के पक्षपात से परे रहे कि केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेता है। आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 55, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया से किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली काम में आती है और गुप्त मतदान से जो सदस्य हैं वो मतदान करते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में सबसे पहले जो मतदाता है उसे जो मतपत्र दिया जाता है उसमें उसे अपनी वरीयता व्यक्त करने का अधिकार होता है और जितने उम्मीदवार मैदान में होते हैं उतनी ही वरीयता वो व्यक्त कर सकता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में
न्यूनतम कोटा भी निश्चित किया जाता है और उस न्यूनतम कोटे का जो सूत्र है वह है कुल वैध मतों की संख्या भाजक निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। इस न्यूनतम कोटे को प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति के टर्म के बारे में बात करता है, कार्यकाल के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन यदि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे या महाभियोग का दोषी पाया जाए तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा और जो अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो आगे के 5 वर्षों के लिए होगा, ना कि शेष अवधि के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ और इनके बाद जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए वो अगले 5 वर्ष के लिए निर्वाचित हुए, ना कि शेष अवधि के लिए। जब तक राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उनकी भी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक रिक्त नहीं रहना चाहिए। 6 महीने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट आर्टिकल 57, राष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो वह पुनः राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए वह पात्र है। अगर संविधान जो है वो कहीं पर भी कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इस बारे में कोई निर्बंधन नहीं लगाता है, इसलिए व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। यहाँ केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर जो है वो मंत्री यदि कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार का है या राज्यों के जो राज्यपाल हैं उन्हें लाभ के पद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। तो ये अर्हताएं हैं। आगे आर्टिकल 59 जो राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें तय करता है। तो पहली शर्त यह है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है और वह राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य है और वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसके राष्ट्रपति निर्वाचित होने की तारीख से उसके संसद की सदस्यता या उसके राज्य विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एकदम क्लियर है कि एक व्यक्ति 2 पद पर धारित नहीं हो सकता है। वह संसद का सदस्य रहते हुए या विधानमंडल सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ तो राष्ट्रपति निर्वाचन की तिथि से उसे संसद सदस्यता से या विधानसभा की सदस्यता से रिक्त समझा जाएगा। अन्य शर्तों में राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और तीसरा, राष्ट्रपति की उपलब्धियां या भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये कुछ शर्तें हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा
शपथ का या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया हुआ है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है उसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान लेना होता है और अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, यदि वह आस्तिक है तो वह ईश्वर के नाम की शपथ लेता है, और यदि वह नास्तिक है तो वह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता है। जो शपथ का प्रारूप है वह ये है, मैं अमुक, यानी यहाँ पर वो अपना नाम लेता है और ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। जो राष्ट्रपति का जो शपथ का जो मेन जो प्रारूप है उसमें इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर है कि वह संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। आगे आर्टिकल 61 पर हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, अब संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति कैसे कर सकता है या कैसे करता है, इस बारे में संविधान में कुछ भी स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब वह संविधान का अतिक्रमण करे या संविधान का उल्लंघन करे। तो जब राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया जाता है तो इस महाभियोग के आरोप की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, यानी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। इसके लिए क्या जरूरी है कि इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर लोकसभा से प्रारंभ हुआ है या राज्यसभा से प्रारंभ हुआ है तो इनकी जो कुल सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर इस आरोप पत्र पर होना चाहिए और इस की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी आवश्यक है। एक नोटिस राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है कि आप पर संविधान के उक्त अतिक्रमण या उल्लंघन के आरोप अमुक सदन द्वारा लगाए गए हैं। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है। पहला सदन जिसने आरोप लगाया है वह अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर देगा तो महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। यदि दूसरा सदन जब दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है तो वह चाहे तो राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए सदन के समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित रहकर या अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। यदि दूसरा सदन भी इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव तारीख होने की तिथि से उसके पद से हटा हुआ माना जाएगा, पदच्युत हो जाएगा उसी तारीख से जिस दिन दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से इस महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर देता है। तो ये अनुच्छेद 52 से और अनुच्छेद 61 तक हमने राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो विविध अनुच्छेद हैं उनका क्रमवार अध्ययन किया। अगले इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों और
संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।